हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। केमिस्ट्री के आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल को, धातु और अधातु को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, धातु, अधातु और अलॉय। अलॉय को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ट्रिक वाला वीडियो मैंने आपको दिया है जिसमें इंपॉर्टेंट अलॉय को हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन वहाँ से पूछ लेते हैं। सेपरेट मैंने आपको ट्रिक से वो याद करा दिया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल को, धातु और अधातु को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो मेटल किसे बोलते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। मेटल क्यों चमकते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और अयस्क क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें एल्यूमिनियम, जिंक, इन सब के अयस्क मतलब हम और को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मोस्ट मेटलेबल एंड डक्टाइल मेटल जो है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आयरन, लोहे से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम, सिल्वर, स्टील, टाइप ऑफ स्टील, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल वाले हिस्से में। नॉन मेटल की बात करें, अधातु को, तो कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोजन के बारे में हम पढ़ेंगे। एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड लास्ट में छोटा सा हिस्सा है मेटलॉइड का, वो भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को। देखिए फ्रेंड्स, हमने डिस्कस करा था पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स को हमने देखा था कि सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पर अरेंज करे हुए हैं। और ये सब एलिमेंट जो होते हैं ये कहाँ पर मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट पर हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सभी जो एलिमेंट्स हैं ये हमको अर्थ क्रस्ट पर देखने को मिलते हैं। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, अधातु है। सिलिकॉन मेटलॉइड है, मतलब उपधातु है। एल्यूमिनियम एक मेटल है, आयरन एक मेटल है। ठीक है, तो ये एलिमेंट जो होते हैं जो हमने पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किए थे, ये कहाँ पर मिलते हैं? हमको अर्थ क्रस्ट पर देखने को मिलते हैं। ऑक्सीजन एलिमेंट जो होता है ये हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यूनिवर्स का सबसे अधिक भाग जो है वो हाइड्रोजन एलिमेंट का बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले समझते हैं कि मेटल क्या होता है, धातु क्या होता है। ओके, तो कोई भी एलिमेंट होता है वो तीन तरीके से हो सकता है। एक मेटल हो सकता है, या फिर नॉन मेटल, या फिर मेटलॉइड हो सकता है। उपधातु मेटलॉइड को ऐसे समझ सकते हैं हम कि जिनके गुण जो होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच के ही होते हैं। और हमारी पीरियोडिक टेबल जो है उसमें ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में स्थित हैं। मेटलॉइड वाले जितने भी एलिमेंट हमको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आप पीरियोडिक टेबल को देख सकते हो। जितने भी ब्लू वाले आपको एलिमेंट दिख रहे हैं ये सारे एलिमेंट कौन से हैं? मेटल हैं। जितने भी ग्रीन वाले आपको एलिमेंट दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारे एलिमेंट हैं नॉन मेटल। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे एलिमेंट जो है ये नॉन मेटल है। ठीक है, और आप देख सकते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपको पिंक देखिए बॉक्स में एलिमेंट देखने को मिल रहे होंगे। ये कुछ एलिमेंट जो हैं ये कौन से हैं? उपधातु, मतलब मेटलॉइड हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको। चलिए अब तीनों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मेटल को समझते हैं। मेटल क्या होता है? देखिए, वह सब्सटेंस होते हैं मेटल जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको देने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, या तो फिर इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो वे एलिमेंट, वे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, वही क्या होते हैं फ्रेंड्स? मेटल कहलाते हैं। और जो एलिमेंट और जिस एलिमेंट के पास में पॉजिटिव चार्ज आता है उसे कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायन। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसे बोलेंगे कैटायन। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उसे बोलते हैं एनायन। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मेटल जो होती है फ्रेंड्स ये सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। इसमें हमको एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। लिक्विड स्टेट में हमको देखने को मिलती है मरकरी, और गैलियम भी हमको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है। बाकी हम अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी जो मेटल होती है वो सॉलिड स्टेट में हमको देखने को मिलती हैं। लिक्विड मेटल को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम पारा की बात कर रहे हैं, मरकरी की बात कर रहे हैं। तो मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, तीव्र चांदी के नाम से भी जाना जाता है मरकरी को। इसे Hg से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है मरकरी का? 74 होता है। इसी पारा मतलब मरकरी के प्रदूषण के कारण एक बहुत ही गंभीर रोग जो है वो देखने को मिलता है, मीनामाता, मिनी माता के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये रोग जो है एक तंत्रिका मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेट करने वाला एक रोग है। अगर हम पारे के अयस्क की बात करें, और की बात करें, अब देखिए आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी टर्म को हम समझते हैं। अयस्क मतलब और होता क्या है? देखिए, अयस्क वो चट्टानें या फिर मिट्टी होती है जिनसे कुछ खास धातुएं मतलब मेटल जो होती है या फिर और भी इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स होते हैं
वो उसमें पाए जाते हैं। इन्हीं अयस्क मतलब और से जो मेटल होती है वो निकालने के लिए खदाने से इन्हें खोदकर बाहर निकाला जाता है। मतलब एक रॉ फॉर्म समझ सकते हो आप इस मेटल का। और जो होता है ये रॉ फॉर्म होता है मेटल का। इसी से मेटल को प्राप्त किया जाता है। कुछ विशेष प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसके बाद में मेटल को बाहर निकाला जाता है। जैसे कि आपने लोहा देखा होगा, तो लोहा जो होता है वो प्रकृति में अगर हम देखें तो वो हेमेटाइट या फिर मैग्नेटाइट अयस्क के फॉर्म में जो है वो पाया जाता है। उससे फिर जो होता है वो लोहा जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो अयस्क क्या हो गया? ऐसी चट्टानें, ऐसी मिट्टी हो गई जिनसे मेटल जो है वो प्राप्त किया जाता है, मतलब धातुओं को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो पारे के अयस्क की बात करें और की बात करें तो उसका नाम क्या है? सिनाबार है। इसे HgS के नाम से, मरकरी सल्फाइड के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये आमतौर पर लाल रंग का जो है वो देखने को मिलता है। सिनाबार से बात करें कि पारा किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, तो सिनाबार जो अयस्क हैं और हैं उसको गर्म किया जाता है, और पारा जो होता है, मरकरी जो होता है, ये वेपर के रूप में इससे निकलता है, जिसे ठंडा कर कर फिर तरल पारा जो है वो प्राप्त किया जाता है। क्लियर हुआ आपको? तो ध्यान रखिएगा, मरकरी जो है फ्रेंड्स ये एक एक्सेप्शन है जो कि हमको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है मेटल के अंदर। ठीक है, बाकी सारी मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं कि मेटल जो होती है ये क्यों चमकती है। तो मेटल के स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो मेटल के स्ट्रक्चर में केटनायन जो है वो पाए जाते हैं। केटनायन होते हैं, मतलब मेटल जो होती है वो अपने आप में ऊपर धनायन जो है वो लेके रखती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कोई सब्सटेंस है, अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये गुण जो है वो मेटल के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो उसके साथ में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही मेटल पर लाइट गिरती है तो मेटल की सतह पर जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं? इस लाइट की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद उसे वो क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। जब ये प्रकाश परावर्तित होता है, रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलता है, तब ये धातु की जो सतह होती है, मेटल की जो सरफेस होती है, उससे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसकी वजह से ही हमको मेटल जो है वो चमकदार दिखाई देती है। ठीक है, समझ में आया? मेटल की सतह से लाइट जो होती है वो परावर्तित होकर, रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसीलिए मेटल जो है हमको चमकदार दिखाई देती है। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मेटल जो होती है वो चमकदार क्यों दिखाई देती है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से मेटल जो होती है वो चमकदार दिखाई देती है। ठीक है, हमको इतना दिमाग में रखना है, रिफ्लेक्शन की वजह से। इसी के साथ साथ चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिलते हैं मेटल के अंदर, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी ये कंडक्टर होती हैं, मतलब सुचालक होती हैं। ओके, सिल्वर मेटल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की सबसे अच्छी सुचालक होती है, कंडक्टर मेटल होती है सबसे अच्छी, सिल्वर मेटल। लेड की बात करें, सीसा की बात करें, तो ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की कुचालक धातु होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं। तो मेटल में ध्यान रखना, सबसे अच्छी कंडक्टर कौन सी होती है? सिल्वर मेटल। और सबसे बैड कंडक्टर मेटल कौन सी होती है? लेड, सीसा। सीसा का एक अयस्क भी दिमाग में रखना है आपको, गैलेना। क्या है? गैलेना, जिसको PbS से डिनोट किया जाता है। गैलेना जो है ये सीसा मतलब लेड का एक सबसे प्रमुख अयस्क है। गैलेना का ही उपयोग कर कर सीसा को प्राप्त किया जाता है। इस सीसा का जो है लेड का उपयोग कहाँ किया जाता है? बैटरी में, पेंट में, और भी जो इंडस्ट्री है वहां पर हमको इसका उपयोग देखने को मिलता है। जिनके हमको अयस्क जो है वो पता होना चाहिए, जिनसे उन धातुओं को प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, सोडियम, पोटेशियम, तो बहुत सिलेक्टेड है, बट हमको इनके बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है, जिसका फॉर्मूला Al2O3.XH2 होता है। इसके अलावा कोरेंडम, क्रायोलाइट, ये भी एल्यूमिनियम के ही अयस्क हैं। जिंक की बात करें तो कैलामाइन, जिंक पायराइट, ये दोनों जिंक के एक प्रमुख अयस्क हैं। इसके बाद हम देखिए सोडियम की बात करें तो सोडियम के प्रमुख अयस्कों में हेलाइट का नाम आता है, इसे रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है, बोरेक्स। इसके अलावा पोटेशियम की बात करें तो कार्नालाइट जो है ये पोटेशियम का एक इंपॉर्टेंट अयस्क है। ठीक है, आगे देखिए, सबसे हल्की धातु मतलब मेटल की बात करें तो वो कौन सी होती है? लिथियम होती है। सबसे भारी मेटल जो होती है वो कौन सी होती है? ऑस्मियम होती है या फिर इरिडियम होती है। अगर आपको एग्जाम में पूछे क्वेश्चन और इरिडियम और ऑस्मियम दोनों दे रखा हो तो पहले इरिडियम पर आपको टिक करना है। ठीक है, अगर आपको इन दोनों में से कोई भी एक मिल जाता है तो सीधे हमारा आंसर टिक हो जाएगा। दोनों अगर दे दे तो वहां पर प्रायोरिटी इरिडियम की ज़्यादा होगी। सबसे कठोर धातु की बात करें, हार्ड मेटल की बात करें तो वो कौन सी होती हैं? प्लेटिनम होती हैं। सबसे सॉफ्टेस्ट धातु की बात करें, मतलब इतनी नरम धातु, वो होती है सोडियम और पोटेशियम। इन्हें हम चाकू की मदद से काट सकते हैं, ये इतनी सॉफ्ट धातु होती है, सॉफ्ट मेटल होती है। और सोडियम से रिलेटेड एक दिमाग में रखिएगा,
कि जैसे ही ये एयर मतलब वायु के कांटेक्ट में आती है जलना शुरू कर देती हैं। इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल मतलब केरोसिन में रखा जाता है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि इनमें से ऐसी कौन सी मेटल है जिसे मिट्टी के तेल मतलब केरोसिन में रखा जाता है, तो कौन सी है? सोडियम है। आगे देखिए, अब बात करते हैं मोस्ट मेटेलेबल और डक्टाइल मेटल की। मेटेलेबल का यहाँ पर मतलब ये है कि हैमर की सहायता से मेटल को परत मतलब शीट्स में बदलना, यही क्या होता है? मेटेलेबल होता है। वहीं डक्टाइल का मतलब होता है तन्य। इसको समझ सकते हैं कि मेटल का तार में बदलना क्या कहलाता है? डक्टाइल जो है वो कहलाता है। कॉपर आपने देखा होगा, कॉपर एक ऐसी धातु होती है जिसको खींच के मतलब तन्य किया जाता है, इसीलिए कॉपर वायर के रूप में अधिकतर यूज देखने को मिलता है। इसीलिए कॉपर का अधिकतर हमको वायर के रूप में यूज देखने को मिलता है। वहीं मेटेलेबल में बात करें तो गोल्ड और सिल्वर जो होती है ये एक प्रकार की मेटेलेबल जो है वो धातु है, जिसे हैमर की सहायता से पीट कर क्या बनाया जाता है? शीट के रूप में बनाया जा सकता है। और अधिकतर मेटेलेबल जो मेटल होती है उनको ज्वेलरीज में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर जो है ये एक प्रकार की मेटेलेबल मेटल है। आगे देखिए, मेटल ऑफ होप की बात करें, आशा की धातु, तो वो कौन सी है? यूरेनियम है। यूरेनियम का पाउडर जो होता है वो येलो कलर का होता है, इसलिए इसे येलो केक के नाम से भी जाना जाता है। किस धातु को येलो केक कहा जाता है? यूरेनियम को। यूरेनियम के अयस्क की बात करें तो उसका नाम है पिच ब्लेंड। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम फ्यूचर मेटल की बात करें, भविष्य की धातु, तो वो है टाइटेनियम। टाइटेनियम एक ऐसे मेटल है जिसको फ्यूचर मेटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा चमड़ा उद्योग जो है वहां पर एक धातु का उपयोग देखने को मिलता है, क्रोमियम धातु का। कच्ची जो खालें होती है उनको मजबूत, लचीला और वाटर रेजिस्टेंट चमड़े में परिवर्तित करने के लिए क्रोमियम धातु का उपयोग किया जाता है। किस धातु का? क्रोमियम धातु का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 24 होता है। ठीक है, आगे देखिए, कैडमियम से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट बीमारी को डिस्कस करते हैं, इताई इताई। इताई इताई एक बीमारी है जो कि कैडमियम की वजह से होती है। यह बीमारी मुख्यतः जापान के टोयामा प्रांत में जो है वो पाई गई थी। जहां पर कैडमियम से रिलेटेड खदानें थी वहां पर कैडमियम की माइनिंग का काम जो है वो देखने को मिलता था। तो वहीं पर ही इताई इताई बीमारी जो है वो देखने को मिली थी जापान में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इताई इताई बीमारी कैडमियम की वजह से होने वाली एक बीमारी है। कैडमियम की अधिकता से ये बीमारी जो है वो हो जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एटॉमिक क्लॉक के अंदर प्रकाश विद्युत प्रभाव और परमाणु घड़ी में हमको सीजियम मेटल का उपयोग जो है वो देखने को मिलता है। कौन सी मेटल का? सीजियम मेटल का। इसके अलावा जिंक मेटल की बात करें, इंसुलिन हार्मोन के साथ में जिंक मेटल का उपयोग जो है वो देखने को मिलता है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो कि हमारे शरीर में शुगर को संभालने में मदद करता है। जब यह हार्मोन बनता है तो यह जिंक नामक एक जो धातु होती है, मेटल होती है, उसके साथ में मिलकर एक स्पेशल जो है जटिल कंपाउंड मतलब यौगिक बना लेता है। यह कंपाउंड इंसुलिन को एक विशेष प्रकार की जो है स्ट्रक्चर जो है उसमें बांध देता है, जिसे हेक्सामेर कहते हैं। और ये हेक्सामेर का स्ट्रक्चर जो होता है ये इंसुलिन को ज़्यादा स्टेबल जो है वो बनाता है, जिसका मतलब होता है कि इंसुलिन लंबे समय तक बिना किसी नुकसान के स्टोर किया जा सके और जब ज़रूरत हो तब शरीर इसे उपयोग कर सके। इसलिए जिंक जो होता है वो इंसुलिन को और अधिक कारगर और उपयोगी बना देता है। तो इंसुलिन की बात करें तो इसमें जिंक मेटल का उपयोग जो है वो देखने को मिलता है। आगे देखिए, किंग ऑफ मेटल की बात करें, धातुओं का राजा, तो वो कौन सा होता है? गोल्ड होता है। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड की बात करें तो वो मेजर की जाती है कैरेट के अंदर। 1 कैरेट जो होता है वो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। अगर हम प्योर गोल्ड की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड को शुद्ध सोना मतलब प्योर गोल्ड जो है वो माना जाता है। 18 कैरेट गोल्ड में प्योर गोल्ड का परसेंटेज अगर फाइंड करना हो तो 18 अपॉन में 24 इंटू 100 किया जाता है, मतलब 75%। सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 18 कैरेट गोल्ड में प्योर गोल्ड का परसेंटेज कितना होता है, तो 75% होता है। जो आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं, ज्वेलरी बनाए जाते हैं, उसमें अगर डिजाइनिंग पार्ट करना होता है तो उसमें इंप्योरिटी मिलाना पड़ती है। प्योर गोल्ड में वो डिजाइनिंग काम नहीं हो पाता है, तो इंप्योरिटी जो मिलाते हैं वो कॉपर और सिल्वर की मिलाते हैं। किसकी मिलाते हैं? कॉपर एंड सिल्वर की। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर कि जो डिजाइनर ज्वेलरी होती है वो 18 कैरेट में हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे आप अगर मार्केट में गए एक गोल्ड की रिंग लेने, अगर उसके साथ में डायमंड आपको देखने को मिल रहा है तो मैक्सिमम चांस होता है कि वो गोल्ड की रिंग जो है डायमंड के साथ में वो 18 कैरेट में बनाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर देने के लिए इंप्योरिटी उसमें मिलाई जाती है कॉपर और सिल्वर के फॉर्म में। क्लियर? अब आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट हम मेटल को डिस्कस करते हैं, जैसे कि आयरन हुआ, कॉपर हुआ, इनसे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके अयस्क मतलब और से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आयरन की बात करें फ्रेंड्स, तो आयरन के 4 हमको इंपॉर्टेंट और मतलब अयस्क देखने को मिलते हैं। एक होता है मैग्नेटाइट Fe3O4, इसका फॉर्मूला होता है, इसमें जो आयरन होता है वो 72% होता है। भाई अगर हम आयरन के सबसे अगर अच्छे अयस्क की बात करें तो वो होता है मैग्नेटाइट, मतलब इससे लोहा जो है वो ज़्यादा प्राप्त किया जाता है। 72% इसके अंदर आयरन होता है। इसके बाद हेमेटाइट आता है Fe2O3, इनका फॉर्मूला जरूर दिमाग में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इसमें जो आयरन होता है वो 70% होता है। इसके बाद में सिडेराइट होता है, FeCO3 और लिमोनाइट। तो ये 4 मोटे मोटे इंपॉर्टेंट हम आयरन के अयस्क देखते हैं। तो ये 4 हमको आयरन के अयस्क देखने को मिलते हैं।
ठीक है, अब हम देखिए टाइप ऑफ आयरन को डिस्कस करें। अब इन आयरन को कार्बन के परसेंटेज के आधार पर हम अलग अलग टाइप से पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक होता है पिग आयरन। पिग आयरन में कार्बन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, 3 से 5% के आसपास। इसे कच्चा लोहा बोलते हैं। इसके बाद में आता है ढलवा लोहा, कास्ट आयरन बोला जाता है। इसमें कार्बन परसेंटेज जो होता है वो 2 से 3% का होता है। और तीसरा होता है पिटवा लोहा। इसमें कार्बन जो होता है सबसे कम होता है, 0.1% से लेकर 0.2% तक। और पिटवा लोहा जो होता है ये लोहे का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ ले तो, कि लोहे का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है वो कौन सा होता है, पिटवा लोहा होता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रोट आयरन। ठीक है, आगे देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन को लेकर हम डिस्कस करें। लोहे पर जंग लगना अक्सर हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास अगर कोई लोहे की चीज रखी हुई है तो हमको बारिश के दिनों में अक्सर उस पर जंग जो है वो देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? जब भी वातावरण में मॉइस्चर होता है तब लोहे पर जंग जो है वो देखने को मिलती है। तो चलिए इसको समझते हैं। रस्टिंग की मतलब जंग लगने की कुछ कंडीशन होती है। आसपास में एटमॉस्फेयर में अगर मॉइस्चर है तो हमको रस्टिंग मतलब जंग देखने को मिलती है। ये मॉइस्चर जो होता है फ्रेंड्स, मॉइस्चर मतलब हवा और वाटर का कॉम्बिनेशन, यही होता है मॉइस्चर। और एयर में रस्टिंग मतलब जंग लगना क्यों देखने को मिलता है? ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन और वाटर का कॉम्बिनेशन जो है वो रस्टिंग मतलब जंग लगने का मुख्य कारण होता है। अगर हम देखिए फॉर्मूला डिस्कस करें रस्टिंग का तो वो होता है Fe2O3.XH2O। ठीक है, ये भी चीज दिमाग में रखिएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन का वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। पहले आप लोहा रखो, अगर उसके ऊपर जंग लग जाती है तो उस लोहे का वेट जो है वो बढ़ जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जंग लगना जो है ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक उदाहरण होता है। रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस और एक होती है रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसको ऐसे समझिए कि कोई एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन होता है। अगर कोई एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा है, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो रहा है। तो लोहे में अगर जंग लग रही है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस हमको दोनों देखने को मिलती हैं। ज्यादा स्पष्ट हमको ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो देखने को मिलती हैं। देखिए थोड़ा सा अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम समझें, ऑक्सीडेशन इस प्रकार होता है कि लोहा जो होता है मतलब आयरन वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, खास कर तब जब नमी वातावरण में मौजूद होती है। लोहा क्या करता है, आयरन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे देता है और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी Fe जो होता है वो Fe- हो जाता है। इस प्रोसेस में जो आयरन होता है वो इलेक्ट्रॉन खो देता है, जो कि ऑक्सीडेशन का हमको यहाँ पर लक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस में आयरन जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर जंग मतलब रस्ट का रूप ले लेता है, जो कि आयरन ऑक्साइड Fe2O3 होता है। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड Fe2O3। एग्जाम में पूछ ले कि जंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो Fe2O3.XH2O भी होता है, बट जनरली हमको Fe2O3 जो है वो देखने को मिलता है। ये जंग लोहे की सतह पर एक परत की तरह जो है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लोहा जो है वो कमजोर और नष्ट हो सकता है। तो लोहे को अगर जंग से बचाना होता है तो बहुत अलग अलग टाइप की टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती हैं। उसमें से एक होती है पेंटिंग। लोहे की सतह पर पेंट लगाया जाता है जिससे ऑक्सीजन और नमी जो है वो उससे अलग रहे, जिससे कि जंग लगने की प्रक्रिया रुक जाती है। गैल्वेनाइजेशन भी एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में लोहे की सतह पर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। जस्ता, जिंक मतलब जस्ता। जस्ता जो होता है, जिंक जो होता है वो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आकर खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और लोहे को जंग से बचा लेता है। इसके अलावा ऑयलिंग की जाती है, ग्रीसिंग की जाती है, इलेक्ट्रोप्लांटिंग की जाती हैं। तो बहुत सारी टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो आप गैल्वेनाइजेशन दिमाग में रखिएगा, जिंक की एक परत जो है वो चढ़ा दी जाती है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, लोहे पर जंग लगना जो है, ये किस तरीके का चेंज का उदाहरण है, तो केमिकल चेंज का उदाहरण है। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि लोहे पर हमको वातावरण में नमी होती है तो जंग देखने को मिलती है, तो ऐसा एल्यूमिनियम के साथ क्यों नहीं होता है? एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तब एल्यूमिनियम के ऊपर क्यों जंग नहीं लगती है? तो इसको भी हम समझते हैं। देखिए एल्यूमिनियम जब भी ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट आता है तो ये बना लेता है Al2O3। एल्यूमिनियम की सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत बन जाती है। जब ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इस परत को पैसिवेशन लेयर जो है वो कहा जाता है, जो कि एक सुरक्षात्मक ढाल का काम करती है। पैसिवेशन की बात करें कि क्या होता है, तो ये प्रक्रिया होती है जिसमें धातु जो होती है, मेटल जो होती है, वो सतह पर एक अदृश्य और एक कठोर लेयर जो है वो विकसित कर लेती हैं, जो धातु को और अधिक ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडाइज होने से बचाती हैं। इसीलिए जब भी एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, वातावरण के कांटेक्ट में आता है, तो ये पैसिवेशन लेयर जो है एल्यूमिनियम की सतह और वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन, पानी, इन सभी तत्वों के बीच में
एक सीधे संपर्क को रोकती हैं, जिससे एल्यूमिनियम के ऊपर जंग जो है वो नहीं लगती हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत जो है वो एल्यूमिनियम को संरक्षण मतलब कोरेजन से बचाती है और इसको लंबे समय तक उपयोगी जो है वो बनाती है एल्यूमिनियम को। तो आपको समझ में आ गया होगा, आयरन के ऊपर हमको जंग देखने को मिलती है, वही एल्यूमिनियम के ऊपर हमको जंग जो है वो नहीं देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? आगे बात करते हैं कॉपर, सिल्वर, इन पर भी हमको कोरेजन जो है वो देखने को मिलता है, संक्षारण जो है वो देखने को मिलता है, एक अलग सी लेयर देखने को मिलती है। तो वो क्या होती है उनको भी समझते हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तांबे के ऊपर बात करें फ्रेंड्स, तो तांबा जैसे ही वातावरण के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर हमको ग्रीन कलर का संक्षारण मतलब कोरेजन देखने को मिलता है। वातावरण में ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नमी होती है, तो इनकी उपस्थिति में कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का एक कोरेजन जो है वो देखने को मिलता है। ये ग्रीन कलर का जो कोरेजन होता है ये होता है कॉपर कार्बोनेट CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। इसे आमतौर पर पेटिना नाम से भी जाना जाता है। कोरेजन जो होती है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार की केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी मेटल होती है वो वातावरण की अन्य सामग्री के साथ में कांटेक्ट में आने पर धीरे धीरे जो होती है वो नष्ट होने लग जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोरेजन बोलते हैं। तांबा जो होता है जिस पर ग्रीन कलर का हमको संक्षारण देखने को मिलता है, कोरेजन देखने को मिलता है, तो वास्तव में तांबे की सतह पर तांबे के कार्बोनेट बनने की प्रक्रिया जो है वो होती है, जिसे विज्ञान में क्या बोलते हैं? हम साइंस में पेटिना बोलते हैं। यह हरे रंग की परत जो होती है तांबे की सतह पर तब बनती है जब तांबा जो होता है कॉपर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नमी के कांटेक्ट में आता है और उनकी उपस्थिति में ऑक्सीडाइज जो है वो हो जाता है। क्लियर? आगे देखिए, सिल्वर की बात करें हम, तो सिल्वर के ऊपर भी हमको एक काली लेयर देखने को मिलती है। वो कब होता है? जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के कांटेक्ट में आएगा तब सिल्वर के ऊपर हमको एक काली कलर की लेयर जो है वो देखने को मिलती है। इसको क्या बोलते हैं? हम Ag2S बोलते हैं। सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है? Ag होता है। वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आता है और कोटिंग बन जाती है उसके ऊपर ब्लैक कलर की, वो होती है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड की। क्लियर? जिसकी वजह से ही सिल्वर पर एक काले रंग की परत जो है वो देखने को मिलती है, जो कि सिल्वर की चमक को खत्म कर देती है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आकर काली हो रही है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड आती कहां से? तो वातावरण में एक प्रकार की गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गैस कहां से आती है? प्रदूषण होता है तो उससे निकलती है, सड़े हुए अंडे होते हैं वहां से निकलती है। तो अलग अलग सोर्स है जहां से ये गैस निकलती है और ये चांदी मतलब सिल्वर के कांटेक्ट में आती है और उसके ऊपर एक काली रंग की परत जो है वो बना देती है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, अब हम बात करते हैं स्टील की। स्टील जो होता है फ्रेंड्स, आयरन प्लस कार्बन का मिक्सचर होता है। स्टील में कार्बन परसेंटेज जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, स्टील जो होता है वो कठोर होता जाता है, उसकी हार्डनेस जो है वो बढ़ती जाती है। स्टील में कार्बन का परसेंटेज जो होता है वो 0.1 से लेकर 1.5 तक होता है, जो कि इसके टाइप को भी डिस्क्राइब करता है। अगर कार्बन परसेंटेज कम है तो वो सॉफ्ट स्टील है। सॉफ्ट स्टील के अंदर कार्बन 0.2% से लेकर 0.3% तक होता है। माइल्ड स्टील जो होती है, नरम इस्पात, उसमें कार्बन 0.3 से 0.7% होता है। कठोर इस्पात जो होता है, हार्ड स्टील, उसमें कार्बन 0.7 से 1.5% के आसपास होता है। ठीक है, तो स्टील जो होती है वो आयरन प्लस कार्बन का मिक्सचर होती है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन जो है उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस को डिस्क्राइब करता है। आगे देखिए, स्टेनलेस स्टील का नाम भी आपने अक्सर सुना होगा। स्टेनलेस स्टील जो होता है ये आयरन प्लस कार्बन, ऑब्वियस सी बात है, प्लस क्रोमियम और निकल का मिक्सचर होता है। यहाँ पर क्रोमियम जो है ना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो कि स्टेनलेस स्टील में कम से कम 10% के आसपास होता है, जो कि स्टेनलेस स्टील को कोरेजन मतलब संक्षारण से बचाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टेनलेस स्टील हवा के संपर्क में आता है तो क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है और स्टील के सतह पर एक पतली परत बना देता है जिसे क्रोमियम ऑक्साइड कहते हैं। और यही परत जो होती है स्टील की सतह को ऑक्सीजन और नमी से अलग करती हैं, जिससे कि स्टेनलेस स्टील को जंग जो है वो नहीं लगती है। मान लो कि ये जो परत है किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो गई, खराब हो गई, तो क्रोमियम क्या करता है? वातावरण के ऑक्सीजन के साथ में फिर से रिएक्ट कर नई परत बना लेता है। इसी वजह से स्टेनलेस स्टील जो है वो लगातार सुरक्षित बना रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ले कि स्टेनलेस स्टील में किसकी उपस्थिति जो है वो उसे संक्षारण मतलब कोरेजन से बचाती है। तो किसकी उपस्थिति? क्रोमियम की उपस्थिति। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। स्टेनलेस स्टील क्या है? एक प्रकार की मिश्र धातु है, अलॉय है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये मेटल वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। अच्छे से हमने डिस्कस किया। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो मैक्सिमम आपको एलिमेंट जो है वो मेटल ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस करें जिनसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनते हैं। अब बारी है नॉन मेटल को डिस्कस करने की, जिसके अंदर हाइड्रोजन आता है, कार्बन आता है। कार्बन से तो क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो हम इनको अच्छे से अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉन मेटल अधातु होता क्या है। देखिए, अधातु वे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और उनके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर रहे हैं
तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। हमने बात करी थी मेटल में, तो वे सब्सटेंस, वे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं वही होते हैं अधातु, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। इस तरीके के एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अधातु, मतलब नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब ये क्या बोलते हैं, इनको अनायन बोलते हैं, ऋणायन बोलते हैं। और नॉन मेटल जो होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। फ्लोरीन जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो होता है। आगे देखिए, नॉन मेटल जो होते हैं फ्रेंड्स, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्था में हमको देखने को मिलते हैं। हमने बात करी थी मेटल जो थे वो हमको सॉलिड अवस्था में देखने को मिलते थे, बट नॉन मेटल हमको ठोस, द्रव और गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट में हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है ब्रोमीन के साथ में। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलती है। नॉन मेटल वो होते हैं जो कि चमकते नहीं है, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु मतलब नॉन मेटल होती है जो कि चमकीली होती है। जो समुद्र के किनारे जो घास होती है उसमें आयोडीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नॉन मेटल की बात करें तो कार्बन के पास में सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब ऐसा होता है, एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़कर एक लंबी चेन श्रृंखला जो है वो बना लेते हैं, और ये प्रॉपर्टी हमको मुख्य रूप से कार्बन में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ सिलिकॉन, सल्फर, ब्रोमोन इनमें भी पाई जाती हैं, पर कार्बन के पास में सबसे ज्यादा होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे हल्की अगर नॉन मेटल की बात करें तो वो कौन सी है, हीलियम है। लाइटेस्ट नॉन मेटल कौन सी है, हीलियम है, अधातु। आगे देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन को हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रकृति में कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके सबसे ज्यादा कंपाउंड जो है वो पाए जाते हैं। कार्बन एक नॉन मेटल है, अधातु तत्व है। आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें आप यूज करते हो उन सभी में कार्बन होता है। शक्कर आप यूज कर रहे हो, लकड़ी यूज कर रहे हो, पेट्रोल, कपड़े, ह्यूमन बॉडी, ये सभी जो है वो कार्बन से मिलकर बनी होती हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। कार्बन दो रूपों में हमको मिलता है, एक फ्री स्टेट में और एक कंबाइंड स्टेट में, मुक्त रूप से और संयुक्त रूप से। फ्री स्टेट में बात करें तो ओनली कार्बन होता है इसके अंदर, हमको दूसरे एलिमेंट नहीं होते हैं, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, इसको कोबाल्ट 60 भी बोला जाता है फुलेरिन को, और ग्रेफिन, ये सभी कार्बन के मुक्त रूप होते हैं। वहीं कंबाइंड अगर फॉर्म की बात करें, संयुक्त फॉर्म की बात करें, तो कार्बन जो होता है दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड का निर्माण करता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेती है, CO2 बना लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से ग्लूकोज, पेट्रोल, शक्कर, कोयला, ड्राई आइस, ये सभी जो है वो कार्बन के कंबाइंड फॉर्म हमको देखने को मिलते हैं। कार्बन के फ्रेंड्स हमको मोटे मोटे 3 एलोट्रोप्स जो है वो देखने को मिलते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन, जिसे कोबाल्ट 60 भी बोला जाता है, या फिर बकमिंस्टर फुलरिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये बहुत ही विचित्र होता है क्योंकि इसमें कार्बन के 60 एटम जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज होते हैं और एक फुटबॉल जैसी संरचना हमको देखने को मिलती है। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसको, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, उससे पहले हम कार्बन का थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए, कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो कार्बन के देखिए पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो कार्बन क्या चाह रहा है कि मुझे स्टेबल कंडीशन में आना है, तो या तो कोई मेरे से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, या तो मेरे से 4 इलेक्ट्रॉन ले जाए कोई, पर 4 इलेक्ट्रॉन ले जा नहीं सकते क्योंकि इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो कार्बन जो होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेता है। तो इस तरीके से क्या बन जाता है, CH4 बन जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, मीथेन बोला जाता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एक, इस तरीके से ये क्या बना लेते हैं, आपस में शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो कार्बन जो होता है वो क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा। हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि हाइड्रोजन जो है वो क्या चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन कोई मुझसे साझा कर ले तो मैं भी स्टेबल कंडीशन में आ जाऊं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। आगे देखिए, कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हमने डिस्कस करे, हीरा, ग्रेफाइट, इनके बीच में हम अंतर को समझते हैं, इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो हीरा जो होता है फ्रेंड्स, ये प्रकृति में मिलने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, सबसे हार्डेस्ट। ध्यान रखिएगा, नेचुरल हमने बात करी है। ठीक है, अगर हम सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करें मैन मेड, तो वो टंगस्टन कार्बाइड होता है, पर अगर हम नेचुरल की बात करें तो वो कौन सा होता है, हीरा होता है। तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछे उसके हिसाब से आप आंसर जो है वो चूज करिएगा। अब देखिए, हीरे का जो आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे और ग्रेफाइट का देखोगे, तो कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हीरे के स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे दूसरे कार्बन जो होते हैं वो क्या बना लेते हैं, देखिए यहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरीके से आउटर शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है हीरा के स्ट्रक्चर में। वहीं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में देखेंगे आप तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमको फ्री देखने को मिलता है। और हमने फिजिक्स में भी पढ़ा था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी होती है।
तो यहाँ पर हीरे में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी। इसीलिए बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का हीरा। एग्जाम में पूछा जाता है कि हीरा जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है कि सूचालक होता है। तो बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का हीरा। ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है ग्रेफाइट को। हीरे का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, गलनांक बहुत ज़्यादा इसका देखने को मिलता है। हीरा जो होता है वो लिक्विड में नहीं घुलता है, पारदर्शक होता है, रंगहीन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। हीरे में हमको जो टर्म देखने को मिलती है वो कैरेट के रूप में देखने को मिलती है। तो 1 कैरेट इक्वल टू कितना होता है, 0.2 ग्राम होता है। ग्रेफाइट की बात करें फ्रेंड्स, तो ग्रेफाइट का उपयोग जो होता है वो पेंसिल की नोक में देखने को मिलता है, परमाणु भट्टी में देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। ऐसा पूछ लेते हैं एग्जाम में, हीरे की बिक्री में बाहर की इकाई जो होती है वो क्या होती है, तो वो क्या होती है, कैरेट होती है। 1 कैरेट इक्वल टू 0.2 ग्राम। आगे देखिए, हमने बात करी थी कि कार्बन जो होता है वो कंबाइंड रूप में भी देखने को मिलता है। तो उसमें से है कोयला इंपॉर्टेंट। कोयले में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, ये सब पाए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा जो होती है वो भी अलग अलग होती है। अब कोयले जो होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एंथ्रोसाइट कोयला होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पिट कोयला होता है। तो सब में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है। उस तरीके से इनको, तो इन सभी में कार्बन की मात्रा हमको अलग अलग देखने को मिलती है। एंथ्रोसाइट जो होता है कोयला, उसमें 90% से अधिक मात्रा में कार्बन जो है वो देखने को मिलता है। बिटुमिनस में 45 से 90% कार्बन होता है। लिग्नाइट में 25% से 30% तक कार्बन होता है। और पीट में 27% तक कार्बन जो है वो देखने को मिलता है। कोयले को अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का ही ठोस रूप होता है ये, जिसे गर्म करने पर सीधे जो है ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। ड्राई आइस का यूज क्या किया जाता है, आइसक्रीम निर्माण में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा हमने कार्बन के एक और अपर रूप के बारे में बात करी थी, जो कि है बकमिनिस्टर फुलरिन। इसे कभी कभी फुलरिन या फिर C60 मतलब कोबाल 60 के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन का एक अपर रूप है जिसमें कार्बन के 60 एटम जो है वो ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित होते हैं जैसे कि एक फुटबॉल की संरचना हमको देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, फुलरिन का स्ट्रक्चर एक फुटबॉल की तरह होता है, कार्बन का एक अपर रूप है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, और भी देखिए हम नॉन मेटल की, जिसमें फास्फोरस आता है। फास्फोरस के भी हमको एलोट्रॉप्स देखने को मिलते हैं, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। रेड फास्फोरस का उपयोग किसमें किया जाता है, माचिस की जो तिल्ली होती है उसमें इसका हमको उपयोग देखने को मिलता है। व्हाइट फास्फोरस जो होता है इसका फॉर्मूला होता है P4 और ये फास्फोरस का सबसे अधिक रिएक्टिव फॉर्म होता है। इसका जो ज्वलन ताप होता है, इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। व्हाइट फास्फोरस को अक्सर जल में रखा जाता है और इसका उपयोग कहाँ होता है, विस्फोटक में इसका उपयोग हमको देखने को मिलता है। ठीक है, एलोट्रॉप्स हम जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हैं, एक ही तत्व के कई रूप जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। आगे हम देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि ओजोन एक ऐसा देखिए एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का जो कि तीनों अवस्था में हमको देखने को मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। आगे देखिए, अब हाइड्रोजन को लेकर डिस्कस करते हैं हम। हाइड्रोजन जो है फ्रेंड्स ये भी एक नॉन मेटल है। ये आवर्त सारणी में देखिए पहला एलिमेंट होता है। प्रकृति में ये हाइड्रोजन जो है वो गैसीय अवस्था में हमको देखने को मिलता है। हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील गैस होती हैं। ये वायु की जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ में विस्फोटक रूप से क्रिया कर कर क्या बना लेती हैं, जल का निर्माण करती हैं। इसी के साथ साथ ये बहुत ही कम वायु प्रदूषण करती हैं, इसीलिए इसका उपयोग जो है वो फ्यूल के रूप में भी किया जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेती हैं, वाटर बना लेती हैं। और साधारण जल का जो मास होता है वो कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। हाइड्रोजन के पहले हमने डिस्कस किए थे 3 आइसोटॉप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर कर ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाता है, D2O बनाता है, जिसे भारी जल भी कहते हैं हमको। परमाणु रिएक्टर में इसका यूज किया जाता है D2O का। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 20 ग्राम पर मोल होता है। साधारण वाटर से इसका भार जो है वो ज़्यादा होता है। ये रंगहीन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। इसकी खोज 1932 में यूरे और वॉशबर्न ने की थी। ठीक है, तो ये भी क्लियर रखिएगा। इसका उपयोग जो है जैसा कि मैंने बताया आपको, मॉडरेटर, कूलेंट, इनके तौर पर इसका परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में यूज किया जाता है। एक और चीज क्लियर रखिएगा, समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया जो है वो उपयोग में ली जाती है। हाइड्रोजन का जो उपयोग किया जाता है, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ईंधन के रूप में मतलब फ्यूल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वनस्पति तेल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है, जिसमें निकल जो होता है वो क्या होता है, कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरण का काम करता है और वनस्पति घी जो है वो हमको देखने को मिलता है। ये वाली रिएक्शन जो है हाइड्रोजनीकरण, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में। हाइड्रोजन 150-180 डिग्री सेल्सियस पर निकल की उपस्थिति में वनस्पति तेल से क्रिया कर कर क्या बना लेता है, घी मतलब फैट का निर्माण करता है।
इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। न्यूट्रिशन वाले लेक्चर में मैंने ये आपसे अच्छे से डिस्कस किया था। चूंकि हाइड्रोजन को हम पढ़ रहे हैं इसीलिए ये पॉइंट हमने फिर से कवर कर लिया है। हेबर विधि में भी देखिए, हेबर प्रोसेस में भी हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया का निर्माण करता है। अमोनिया जल में घुलनशील होती हैं और टीयर गैस की तरह यूज़ की जाती हैं। टीयर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? टीयर गैस का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, C10H5Ci। टीयर गैस को क्लोरोबेंजल मेलनोनाइट्राइट के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, सीधे एग्जाम में पूछ सकते हैं। जो माइका होता है, अभ्रक होता है, ये एक प्रकार का फ्रेंड्स खनिज सामग्री है, मिनरल्स हैं जो अलग अलग प्रकार की चट्टानों में पाई जाती हैं। माइका, अभ्रक। हीरा और अभ्रक जो होते हैं वे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। हीट के गुड कंडक्टर होते हैं बट इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। पेन किलर जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें एस्पिरिन और एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड जो है वो पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है। जो नेल पेंट रिमूवर होता है उसमें एसीटोन का यूज किया जाता है। फायर फाइटिंग के क्लॉथ्स की बात करें, फायर फाइटिंग के क्लॉथ्स जो है वो एस्बेस्टॉस के बने होते हैं, मतलब मैग्नीशियम के बने होते हैं। एक खनिज होता है ब्रिज्मनाइट जो कि हमारी अर्थ के मेंटल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी संरचना और जो प्रॉपर्टीज होती है, गुण होते हैं, वो अर्थ की स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो एग्जाम में पूछ ले कि पृथ्वी के मेंटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ब्रिज्मनाइट। क्लियर? देखा होगा आपने अक्सर। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि हम घरों में पेंट करते हैं दीवारों पर तो वो इजीली चिपक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसको चिपकाने के लिए सिलोक्सेंस का उपयोग किया जाता है। सिलोक्सेंस जो होता है ये एक प्रकार का सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड होता है जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाया जाता है। सिलोक्सेंस की बात करें तो इसका उपयोग इंडस्ट्री में किया जाता है, विशेष रूप से पेंट और कोटिंग में हमको इसका उपयोग जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल परफ्यूम की बात करें तो इसमें इथाइल एसीटेट जो है एक रसायन जिसका उपयोग जो है हमको देखने को मिलता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH2CH3। ये एक रंगहीन ट्रांसपेरेंट एक लिक्विड होता है जो कि अच्छी खुशबू जो है वो प्रदान करता है, इथाइल एसीटेट। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर हमारा नॉन मेटल वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। मेटल और नॉन मेटल को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। लास्ट में एक छोटा सा सेक्शन है मेटलॉइड्स का, उपधातु का, तो उसको भी हम कवर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पिंक कलर के कुछ एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। ये कौन से हैं? मेटलॉइड्स हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में स्थित होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच की होती हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड जो होते हैं एक अच्छे सेमीकंडक्टर होते हैं। इनका यूज जो है अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में किया जाता है। इनको पीरियोडिक टेबल में जो अलग अलग ब्लॉक बने उसमें पी ब्लॉक में रखा गया है। सबसे पहला अगर मेटलॉइड डिस्कस करें हम तो बोरोन आता है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। इसका इस्तेमाल जो है ग्लास, सिरेमिक, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह मेटलॉइड जो है बहुत ही कठोर और ब्लैक कलर का होता है। इसके अलावा सिलिकॉन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेटलॉइड है जिसका यूज जो है चिप्स और सोलर पैनल में किया जाता है। सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला एलिमेंट है। आगे देखिए, जर्मेनियम की बात करें तो इसका उपयोग फाइबर ऑप्टिक्स और इंफ्रारेड ऑप्टिक्स में किया जाता है। यह बहुत ही शाइनी और ट्रांसपेरेंट होता है जर्मेनियम। आर्सेनिक की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 33 होता है। पुराने समय में इसका यूज पॉइजन के रूप में किया जाता था। ये ग्रे कलर का होता है और जलने पर लहसुन जैसी गंध देता है। एंटीमनी की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 51 होता है। बैटरी, मेटल एलॉयज में इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही चमकदार और बहुत ही नाजुक मेटलॉइड है। आगे टेल्यूरियम की बात करें तो इसका यूज भी मेटल एलॉयज में और सेमीकंडक्टर में किया जाता है। बहुत ही रेयर एलिमेंट है ये, बहुत ही कम जगह पर हमको टेल्यूरियम जो है वो देखने को मिलता है। लास्ट में पोलोनियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 84 होता है। इसका यूज जो है साइंस में स्टडी ऑफ रेडिएशन में किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा रेडियोएक्टिव होता है ये, बहुत ही ज़्यादा रेडियोएक्टिव होता है ये। जितने भी हमने मेटलॉइड डिस्कस करें ये हमारे एवरीडे और टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेटलॉइड्स हमने डिस्कस करे। सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा मेटलॉइड है, मतलब उपधातु है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम और बोरॉन। तो बोरॉन जो है एक प्रकार का क्या है? मेटलॉइड है, उपधातु है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस काफी बनते हैं एग्जाम के अंदर। अच्छे से लेक्चर कंप्लीट कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, इसका मैंने मॉक टेस्ट दे रखा है आपको टेस्ट वाले सेक्शन में। जाइए, अच्छे से टेस्ट लगाइए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। इजीली आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ध्यान से अगर लेक्चर देखा होगा तो सारे क्वेश्चन आप इजीली बना पाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट की बार बार प्रैक्टिस करिए। 101% क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा और इन्हीं टेस्ट में से आपको देखने को मिलेगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।